आज विश्व अस्थमा दिवस है, वर्ल्ड एज़मा डे। मैं पहले भी ये कहता रहा हूँ कि हम लोगों को जब भी कोई स्वास्थ्य से संबंधित दिवस आता है तो हम लोगों को रुक कर समझना चाहिए कि हम उस स्वास्थ्य संबंधी बीमारी से कैसे बचें, कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें और कैसे अगर हमें बीमारी हो जाए तो कहाँ जाएं, कैसे संपर्क करें। विश्व अस्थमा दिवस मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आजकल के समय में अस्थमा की बीमारी, सांस की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल गई है। बहुत ज़्यादा लोगों को हो रही है, फैल नहीं गई है, बहुत ज़्यादा लोगों को हो रही है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और कैसे उससे बचाव किया जाए और होने के बाद हम कहाँ संपर्क करें, किससे सलाह लें, इसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। मैं डॉक्टर अजय कुमार शुक्ला आपको इसके बारे में जो जानकारी मुझे लगता है कि सबको मालूम होनी चाहिए वो बताऊंगा। सबसे पहले अस्थमा यानी दमा की बीमारी होती क्या है, ये हम सब लोग जानते हैं कि जब सांस फूलती है तो हम कहते हैं कि दमे की बीमारी है या अस्थमा की बीमारी है। ये होती क्यों है? जब हमारी सांस की नलियां जो होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, टेम्परेरीली, परमानेंट नहीं, धीरे धीरे परमानेंट भी सिकुड़ जाती हैं। शुरुआत में जो उनका डायमीटर होता है वो कम हो जाता है और उसके अंदर म्यूकस वगैरह इकट्ठा होकर के उसका और भी कम हो जाता है रेडियस। तो ऐसी कंडीशन में जो हम सांस नॉर्मल ले रहे थे, हमको सांस खींच खींच के लेनी पड़ती है, यानी कि हमको मालूम पड़ता है कि हम सांस ले रहे हैं। अगर आप को खांसी जुकाम होता है और आपको लगता है कि आपको सांस लेना पड़ रहा है, सांस ले रहे हैं, इसका मतलब आपको थोड़ी बहुत सांस की तकलीफ़ हो रही है। तो जब नलियाँ सिकुड़ जाती हैं और जब सांस लेते हैं हम लोग तो अंदर से सीटी जैसी आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, विस्लिंग साउंड। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ मान लीजिए आपका कोई बच्चा है जिसको आपको खांसी भी नहीं लग रही है लेकिन लग रहा है कि उसका सांस थोड़ा फूल रहा है, उसकी छाती पर जब आप सिर रखेंगे, कान रखेंगे अपना, तो आपको सीटी की आवाज़ सुनाई पड़ेगी, सीटियों की आवाज़ सुनाई पड़ेगी। तो आप सोच सकते हैं कि मेरे बच्चे को सांस की तकलीफ़ हो रही है। क्यों होती है सांस की तकलीफ़? क्यों होता है ऐसा कि सांस की नलियाँ हमारी सिकुड़ जाती हैं या उसका डायमीटर टेम्परेरीली कम हो जाता है? उसका रीज़न है केमिकल्स। सबसे पहले नंबर पर हमारे हवा में, खाने में, पानी में, सभी में केमिकल्स हैं। वो जाते हैं और हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल यानी ऑक्सीडेंट बनाते हैं और वो ये सब क्रियाएं करते हैं। तो हवा में केमिकल्स सब लोग जानते हैं। खाने में केमिकल्स, जितने पैक्ड सामान आ रहे हैं हम लोग खाते हैं, हम सब जानते हैं। बाज़ार में जितने फास्ट फूड मिल रहे हैं उसमें केमिकल मिले हुए हैं, हम सब लोग जानते हैं। तो इन केमिकल से जो खाने के सामान में हम लोग ले रहे हैं, चूँकि हमें जानकारी है और हम बच सकते हैं तो उससे बचें। पहला काम यही हो गया। दूसरा हुआ पानी, यानी कि जो हम पानी के अलावा जो हम ड्रिंक्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है, इस तरह की चीज़ें पीते हैं, उसके अंदर भी यूजुअली प्रिजर्वेटिव मिला रहता है और कुछ ऐसे सब्सटेंस मिले होते हैं जो कि आपकी एलर्जिक रिएक्शन को ट्रिगर कर देते हैं। तीसरा है हवा। हवा में बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कि पहले नहीं थे, आजकल के मॉडर्न युग में फैक्ट्रीज से, गाड़ियों से और अलग अलग तरह से हमारे बॉडी में जा रहे हैं और वो सांस की नली को एलर्जिक करके उसको सिकुड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। पहले मैं बात में बता दूं आपको कि हवा में जो केमिकल्स हैं उससे बचने के लिए जो सांस की नली सिकुड़ती है वो एक नॉर्मल डिफेंसिव प्रक्रिया है ताकि वो केमिकल हमारी बॉडी में ना जाए, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो हमारा सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो एयर में जो पॉल्यूशन है उसके बचने के लिए एयर प्योरीफायर आए हैं बहुत सारे मार्केट में। कौन सा बढ़िया है, उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इसके बारे में मैं आपको अलग से बताऊँगा। तो पहला हो गया हमारा जो केमिकल हमारी बॉडी में जा रहा है। दूसरा हो गया हमारा लाइफस्टाइल,
कि हम लोग आजकल के समय में फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, योगा का नहीं करते हैं, मेडिटेशन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारी लंग्स की हेल्थ डिस्टर्ब हो गई है, उसकी कैपेसिटी कम होती जा रही है। तो इसके लिए हमें लंग्स को का ध्यान रखने के लिए हमको खेलना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और योगा में हमको अनुलोम विलोम करना चाहिए और कपालभाति नियमित रूप से करना चाहिए, ताकि लंग्स की कैपेसिटी आपकी बढ़े और आप उसको जब कोई रिएक्शन इस तरह की हो तो आप उसको डिफेंस कर पाएँ, कोप अप कर पाएँ। तो अपनी बॉडी की ये पावर बढ़ाने के लिए हमें योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन सब करना ही पड़ेगा। रात में अगर हम कम सोते हैं, स्ट्रेस में ज़्यादा रहते हैं, इमोशनल अनस्टेबिलिटी है, गुस्सा आता है, ईर्ष्या होती है, इरिटेशन होता है, तो ये सब फैक्टर्स हैं जो कि दमे की बीमारी को प्रेसिपिटेट करते हैं। ये मेन फैक्टर नहीं है लेकिन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं। तो इसके लिए हमें हर चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, मेडिटेशन पे भी ध्यान देना पड़ेगा, अपनी इमोशनल हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा, सोएं टाइम से ताकि स्ट्रेस कम हो, ये भी देखना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा और जो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में बन रहे हैं, खाने के साथ में हमें नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स लेने पड़ेंगे, ताकि जो फ्री रेडिकल बन रहे हैं उसको हम न्यूट्रलाइज कर पाएँ। दमे की बीमारी होने से होता क्या है, हमारे लंग्स से हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कम जाती है, हमारा पूरा ध्यान हमारे सांस लेने पर फोकस हो जाता है और अगर हमारे बच्चे पढ़ने वाले हैं तो उनका पढ़ाई में फोकस, कंसंट्रेशन ये सब गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से जितना उनको आउटपुट देना चाहिए, जितना उनका रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आता है। बड़े लोगों की अगर हम बात करें तो बड़े लोगों का भी यही है, फोकस, कंसंट्रेशन, काम करने की पावर, सोचने की पावर सब कम हो जाती है। इसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी लाइफ में कम हो जाती है। तो इसको हमें ध्यान देना ही पड़ेगा। ये एक आपको छोटी बीमारी दमा के नाम से मालूम है, लेकिन ये आपके शरीर के हर अंग को इफ़ेक्ट कर रही है। अब अगर आपको सांस की तकलीफ़ यानी दमे की बीमारी हो गई है तो आप तुरंत किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से सलाह लें, ताकि वो जज कर पाए कि आपको ऑक्सीजन देना है या नहीं देना है, ओरल मेडिसिन देना है या इंजेक्टेबल देना है, नेबुलाइजेशन देना है, एडमिट करना है या आईसीयू में भर्ती करना है। अगर SpO2 कम हो रहा होगा, हम लोग सब लोगों ने जाना कि कोविड के दौरान हम लोग एक पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन देखते थे, तो अगर ऑक्सीजन कम हो रहा है तो एडमिट भी करना पड़ सकता है। अगर बहुत सीवियर कंडीशन है तो हमको ओरल खाना पीना भी बंद करके आई फ्लूइड देना पड़ सकता है। तो कभी भी अगर किसी को अचानक सांस की तकलीफ़ बढ़ जाए तो प्लीज़ उसको घर पर ना रखें, उसको किसी डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि ये इमरजेंसी कंडीशन होती है। इमरजेंसी कंडीशन में जो मैंने उपाय पहले बताए थे वो काम नहीं करेंगे। आपको अर्जेंट मरीज़ को बचाने के लिए कुछ न कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे और वो एक्सपर्ट की सलाह में ही ले पाएंगे। हो सकता है स्टेरॉइड भी देना पड़े, एंटीबायोटिक देना पड़े, ओरल देना पड़े, इंजेक्टेबल देना पड़े, ये डॉक्टर ही डिसाइड कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको जानकारी आपके लेवल के लिए, आपको समझने के लिए देने का प्रयास किया है, ताकि आप अवेयर हों और अगर आपके अगल बगल में कोई इस तरह का मरीज़ हो तो उसको भी बता पाएँ। तो ही मेरा ये जो वीडियो बनाना सक्सेसफुल होगा और मुझे लगा कि मैंने समाज के हित में या आपके हित में कुछ काम किया है। मेरा पहले चैनल था हेल्दी लाइफ नेचुरल वे, जो किन्हीं कारणों से बदलकर हेल्थ एडवाइस बाय अजय यानी कि अजय हेल्थ एडवाइस कर दिया गया है। तो चूँकि पूर्व में आप लोगों का सहयोग, आशीर्वाद और व्यूज़ हमको मिले थे, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में भी आप हमारे साथ बने रहेंगे। और अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लोगों को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को और लाइक भी करेंगे अगर आपको अच्छा लगा हो तो।
फ्यूचर में अगर आपको कुछ अलग जानकारी चाहिए होगी, किसी और विषय पे कुछ जानना होगा, तो मुझे कमेंट पे लिख भेजिए। मैं उसके बारे में नॉलेज लेकर के और इकट्ठी करके आपको प्रॉपर वे में देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।